नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज की बीए प्रथम वर्ष की प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार राजकीय महाविद्यालय बाल समद हिसार हरियाणा से आपका स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा पर चर्चा करेंगे जो कि आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत मुख्य रूप से 19वीं शताब्दी से मानी जाती है, लेकिन 19वीं शताब्दी से पहले भी हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का प्रयास किया गया है, परंतु वो सुचारू रूप से नहीं चला। उन प्राचीन ग्रंथों को, उन वार्ता ग्रंथों को कई विद्वान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में शामिल नहीं करते। मध्यकालीन जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें 84 वैष्णव की वार्ता हुई, 252 वैष्णव की वार्ता हुई, नाभादास द्वारा लिखी गई भक्तमाल और ऐसे ही हजारा कालिदास के द्वारा रचित उनकी कृति हजारा। इन कृतियों में मुख्य रूप से कवियों के व्यक्तित्व और उनके द्वारा किया गया कार्य उसका परिचय हमें मिलता है, थोड़ा बहुत परिचय मिलता है। इन इतिहास ग्रंथों में या इन वार्ता ग्रंथों में इतिहास लिखने की जो परंपरा है, जैसे काल क्रमानुसार होना चाहिए वह इतिहास, उसमें कवियों का जीवन परिचय, उनके द्वारा लिखी गई कृतियों का उदाहरण सहित उनकी व्याख्या होनी चाहिए, परंतु इन ग्रंथों में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये केवल वार्ता या किसी धर्म के ऊपर आधारित होकर के इनको लिखा गया है। इसलिए रामचंद्र शुक्ल जी ने इन ग्रंथों को हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ न मान करके केवल वार्ता ग्रंथ ही माना है, क्योंकि इन रचनाओं में न तो किसी प्रकार का कालक्रम की चर्चा की गई है, न उनकी सन, संवत, विषय वस्तु आदि उनकी किसी ऐतिहासिक परिस्थितियों से मेल नहीं खाती है। अर्थात उनका उन परिस्थितियों के साथ में, ऐतिहासिक परिस्थितियों के साथ में मेल बहुत कम होता है। फिर भी इतिहास लेखन में इन परंपराओं का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। इन परंपराओं का बाह्य साक्ष्य के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। विभिन्न विद्वानों ने हिंदी साहित्य को इतिहास लिखने की परंपरा की शुरुआत की थी। जैसे सबसे पहले गारसा दतासी फ्रांसीसी विद्वान हुए हैं, लेखक हुए हैं और फ्रेंच भाषा में इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास, हिस्toire de la littérature हिंदुस्तानी नामक इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ में हिंदू और उर्दू कवियों को इन्होंने शामिल करके एक बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। अर्थात उर्दू के कवियों को भी शामिल करके इन्होंने अपने ग्रंथ में त्रुटि ला दी। इस ग्रंथ में किसी प्रकार का कोई काल विभाजन नहीं है, न ही काल कर्मानुसार कोई इतिहास का वर्गीकरण है, न ही उस समय की परिस्थितियों का कोई इसमें चर्चा की गई है। लेकिन फिर भी इतिहास का जो पहला ग्रंथ है उसका सौभाग्य गारसा दतासी द्वारा लिखा हुआ इतिहास ग्रंथ द हिस्toire de la littérature हिंदुस्तानी को मिलता है, क्योंकि हम किसी भी कार्य को या किसी भी परंपरा को शुरू करने के लिए जो पहला कदम होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो कैसा भी हो। फिर भी गारसा दतासी द्वारा लिखे गए इस इतिहास ग्रंथ को पहला हिंदी साहित्य का इतिहास होने का गौरव प्राप्त है। इसके पश्चात शिव सिंह सेंगर जी का योगदान रहा। उन्होंने 1883 ईस्वी में शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ लिखा था और इसमें हजार कवियों का, अर्थात हजार कवियों का परिचय इन्होंने दिया। कुछ रचनाओं के उदाहरण भी उन्होंने प्रस्तुत किए। इस ग्रंथ में हमें प्राचीन जो हिंदी साहित्य के बारे में तथ्य हैं वो जानकारी मिलती है, लेकिन इसमें भी वही त्रुटियां हैं जो तासी जी के इतिहास ग्रंथ में थी। लेकिन फिर भी इसका प्रयोग आगे आने वाले प्रवर्ती साहित्यकार या लेखक करते हैं। उसके बाद इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए
जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने भी हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का भरपूर प्रयास किया। वास्तव में प्रथम ग्रंथ होने का सौभाग्य जो हिंदी साहित्य का जैसा होना चाहिए, या जो शुरुआत अच्छी हुई 1888 ईस्वी में इन्होंने मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक ग्रंथ इन्होंने प्रकाशित करवाया, और इसे ही पूर्ण रूप से हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ होने का दर्जा प्राप्त है, क्योंकि इसमें लेखकों के जीवन परिचय के साथ में उन लेखकों के साहित्य की प्रवृत्तियों का भी इसके अंदर जिक्र किया गया है। और ग्रियर्सन ने सबसे पहली बात इनके काव्य की यही रही, इनके ग्रंथ की यही बात रही कि इन्होंने केवल हिंदी के कवियों को शामिल किया, न कि संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश या किसी और भाषा जैसे उर्दू का इन्होंने कोई इसमें कवियों को शामिल नहीं किया। सबसे बड़ी बात यही थी कि इन्होंने हिंदी के कवियों को स्थान दे करके इसे प्रथम स्थान पाने का भागीदार इसको बनाया। ग्रियर्सन ने ही भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी थी। उसके पश्चात मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का सराहनीय कार्य किया। इन्होंने मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य का एक ग्रंथ लिखा। इसमें 5000 कवियों के जीवन परिचय और उनकी कृतियों के बारे में बताया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी अपने हिंदी साहित्य के ग्रंथ में इस मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ का बहुत उपयोग किया है। उसके पश्चात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के योगदान के बारे में हम चर्चा करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का सन 1929 ईस्वी में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत प्रमुख भूमिका निभाता है। उन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा बहुत महत्वपूर्ण है। आज भी उसी के आधार पर अन्य आने वाले साहित्यकार अपने ग्रंथों का निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, और जैसे जैसे वो प्रवृत्तियाँ बदलती जाती हैं उसी प्रकार से साहित्य भी अपना स्वरूप और दशा बदलता जाता है। उन्होंने पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को, अपने इस हिंदी साहित्य का इतिहास जो उन्होंने लिखा उसमें उसको 4 भागों में इन्होंने बांटा और दोहरा नामकरण इन्होंने किया। इन्होंने वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल, जिसे हम वीर गाथा काल को आदिकाल कहते हैं, और भक्ति काल या पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल को रीति काल, और गद्य काल को कई विद्वान आधुनिक काल और वर्तमान काल भी कहकर पुकारते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कवियों का जीवन परिचय, उनके स्थान पर उनकी साहित्यिक प्रवृत्तियों को बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने माना, और उन प्रवृत्तियों की प्रधानता के कारण ही उन्होंने हिंदी साहित्य में नामकरण की प्रवृत्ति को भी आगे बढ़ाया। उसके पश्चात डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का योगदान है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी में प्रकाशित करवाया। उन्होंने जो वीरगाथा काल नाम दिया गया था उसको चारण काल कहा, और चारण काल से पहले का जो काल था संधि काल उन्होंने, या संधि युग उन्होंने दिया, क्योंकि जो भाषा संधि जो काल जो उन्होंने नाम दिया उसके पीछे यही कारण था कि जो भाषा हिंदी भाषा थी हमारी, वो अपभ्रंश भाषा से अलग होने से पहले वो अपभ्रंश के प्रभावों को, उसकी विशेषताओं को पूर्णतः त्याग नहीं पाई थी। इसलिए अपभ्रंश काल के अंतिम समय और हिंदी भाषा के शुरू होने का जो समय है उसके बीच के काल को संधि काल उन्होंने कहा, और वीरगाथा काल उन्होंने चारण भाट कवियों के द्वारा रचे गए साहित्य को चारण काल उन्होंने नाम दिया। और रामकुमार वर्मा जी ने अपभ्रंश की बहुत सारी रचनाओं को भी साहित्य में स्थान दिया, और स्वयंभू को उन्होंने प्रथम कवि माना, हिंदी का प्रथम कवि माना। उनका दूसरा भाग प्रकाशित होना बाकी है, अधूरा है। उसके पश्चात आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का अतुलनीय योगदान है हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने में, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा को आगे बढ़ाने में। उन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास तथा हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास को समझने में हमारी बहुत मदद करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बहुत सारे मतों से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी खुश नहीं थे। उन्होंने अपने विवेक के अनुसार उन्होंने अपने विचार रखे और हिंदी साहित्य का नामकरण किया। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीरगाथा काल कहा, उन्होंने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उसको आदिकाल नाम से भी पुकारा,
क्योंकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अपनी बुद्धि और विवेक से कहते हैं कि जो भक्ति धारा पूरे उत्तरी भारत में फैली, वो उसका हमारा जो दक्षिणी भारत की जो भक्ति काल की व्यवस्था थी, जो भक्ति काल का फैलाव था, उसका स्वाभाविक उन्होंने इसकी स्वाभाविकता ही मानी, क्योंकि हिंदू धर्म में भक्ति का आना स्वाभाविक था। वो किसी पाश्चात्य सभ्यता की देन नहीं है, ना किसी मुगलों के, मुसलमानों के द्वारा आने वाला कोई प्रभाव था। यह तो भारत की अपनी उपज है। उसके पश्चात नागरी प्रचारणी सभा काशी का बहुत विशेष योगदान है। उन्होंने हिंदी साहित्य के वृद्ध इतिहास को प्रकाशित करवाने की योजना बनाई थी और 16 भागों में इसे प्रकाशित करवाया था। यह बहुत वृद्ध आकार, जैसा कि इसका नाम दिया गया है, बहुत बड़ा है आकार में, और इसे लिखने का कार्य बहुत सैकड़ों कवियों ने इसको लिखने का कार्य किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के का जो मूल ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसी के ऊपर इसका मूल ढांचा टिका हुआ है। इसलिए जो त्रुटियां, जो कमियां आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास में थी, वो इस नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा जो हिंदी साहित्य का वृद्ध इतिहास लिखा गया, उसमें भी आना स्वाभाविक थी। फिर भी ये ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी का भी योगदान सराहनीय है। उन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी में लिखा और प्रकाशित करवाया। उन्होंने भी रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखे गए इतिहास को नहीं माना, बल्कि अपने स्वयं के, अपनी बुद्धि, विवेक और बल के द्वारा उन्होंने 3 कालखंड बनाए, जिसमें प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। उन्होंने कहा कि आधुनिक काल का विकास स्वतंत्र रूप से हुआ है, उसकी विभिन्न गद्य विधाएं स्वतंत्र रूप से उत्पन्न हुई है। इस प्रकार हिंदी साहित्य की जो लेखन परंपरा है वो निरंतर रूप से चलती आ रही है, अबाध गति से बह रही है और अभी भी वो चल ही रही है। अनेक विद्वानों ने हिंदी साहित्य के इतिहास में अपनी रचनाएं प्रस्तुत की और आज भी, जैसे धीरेन्द्र वर्मा है, उनका हिंदी साहित्य है। विक्रम सिंह तोमर ने हिंदी वीर काव्य लिखा, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने आधुनिक हिंदी साहित्य, और नलिन विलोचन शर्मा ने साहित्य का इतिहास आदि पुस्तकें लिखी हैं। लेकिन इस समय पर यह आवश्यकता भी हो जाती है कि जो उस समय पर जो इतिहास लिखा गया, उस समय पर जो सामग्री उपलब्ध थी, उस समय पर कई रचनाएं जिनका विवेचन किया गया है वो प्रकाशित भी नहीं हुई थी। कोई रचनाएं बाद की थी, कोई पहले की थी। लेकिन आवश्यकता हमेशा इस बात की है कि पूर्ण रूप से तथ्यों के साथ यदि दोबारा नए सिरे से हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का प्रयास किया जाए तो वो बहुत ही सराहनीय प्रयास होगा और एक अच्छा ग्रंथ हमारे सामने निकल कर आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो परंपरा है, मैं समझता हूँ कि आपने उसमें से कुछ ग्रहण किया होगा। सभी विद्यार्थी अपने पाठ्यक्रम के अनुसार, जैसे कि 7 नंबर का प्रश्न आएगा और इसी में से छोटे प्रश्न भी बन जाते हैं, जैसे किसी भी कवि का योगदान, जैसे गणपति चंद्रगुप्त का योगदान हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा को बढ़ाने में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का योगदान, 4-4 नंबर के अंकों के प्रश्न भी आ सकते हैं। तो सभी विद्यार्थी इसको आलोचनात्मक प्रश्न के रूप में और लघुतरात्मक प्रश्न के रूप में भी याद करेंगे। धन्यवाद।